बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 30 सितंबर है और सोमवार का दिन है। कुछ इंतहाई अहम खबरें आपके सामने रखनी है। जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला आया है और एक का फैसला होता हुआ नजर आ रहा है। यानी आज कमरा अदालत नंबर 1 में क्या हुआ, कैसे काजी फाइज ईसा साहब सबके सामने झूठे पड़ गए और कैसे जस्टिस मुनीब अख्तर ने शानदार हिकमत अमली से झूठ और सच का नितारा कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट से आज काफी बड़ी खबरें आई हैं और अगले कुछ दिनों के अंदर, खासतौर पर 1-2 हफ्ते के अंदर इस मुल्क का जो कुछ होना है, इस मुल्क की किस्मत का फैसला क्या होगा, यह ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में तय होना है। काजी फाइज ईसा साहब के जाने में 20-22 दिन रह गए हैं, 22-24 दिन रह गए होंगे। इससे पहले काजी फाइज ईसा साहब क्या पिटारी में से साम निकालते हैं, अगले 1-2 हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन आज उनका मूड क्या है और वो क्या करना चाह रहे हैं और उनके साथ क्या होना है, यह होता हुआ नजर आ गया है। शहबाज शरीफ साहब के साथ अमेरिका में क्या हुआ, उन्होंने तकरीर की इमरान खान की तरह। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा था, मैंने जो है ना वो कुरानी आयात भी पढ़नी है। कुरानी आयात पढ़कर उन्होंने तकरीर की, बार बार जो है ना वो मुक्के भी मारे डाइस के ऊपर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ और जो शहबाज शरीफ साहब है वो कैसे, मतलब वो कहते हैं ना जी कवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया, उनके साथ वहां पर क्या हुआ ये भी मैंने आपके सामने रखना है। इमरान खान की जमानत आज मुस्तरद हो गया तोशाखाना 2 में, इसके ऊपर क्या अपडेट्स हैं ये भी मैंने आपके सामने रखनी है। गंडापुर ने वो उसे क्या कहते हैं ना पग बन लिया, वो कहता है मैंने सर पग नहीं बनी हुई, सर पे कफन बांधा हुआ है। उसने बड़ा ऐलान कर दिया और मुल्क पूरा बाहर आ गया है। कैसे खैबर से कराची तक हर तरफ अवाम ही अवाम है, ये भी आपके सामने आज की वीडियो में रखेंगे। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबरें। सबसे पहले आप नाज़रीन किराम ये देख लीजिएगा कि आज सुबह सवेरे जो फैसला आया वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के हवाले से सामने आया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स पे लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया और इन्होंने काजी फाइज ईसा साहब ने इलेक्शन कमीशन की जो इस्तदा थी उसको मंजूर कर लिया। अब कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, बहुत सारी चीजें उसमें कही गई, लेकिन मैं आपको सादी सादी बात समझाने की कोशिश करता हूं कि काजी फाइज ईसा साहब ने आखिरकार क्या कहने की कोशिश की है। जो जस्टिस शहजाद मलिक साहब थे उन्होंने 8 हाजिर सर्विस जजों को ट्राइब्यूनल्स पे लगाने का फैसला किया था और ये जो जज थे जो जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने लगाए, ये बहुत ही इंसाफ पसंद और इनकी जो एक रिप्यूट थी वो ये है कि प्रेशर नहीं लेते हैं, ये अप्रोचेबल नहीं है, इन्हें अप्रोच नहीं किया जा सकता। तो इसके ऊपर काफी सटपटाए थे तमाम जो आप समझ लीजिए कि यहां पे भी लोग और वहां पर भी जिन्होंने फैसला करना था वो काफी सटपटाए थे और बहुत ज्यादा चीजें हुई थी। इसके बाद जस्टिस शहजाद मलिक साहब को आपको पता ही है कि किस तरह से रास्ते से हटाया गया और उन्हें अब तक किसी अहम केस में भी नहीं बिठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट लेकर जाकर उन्हें नकारा बनाने की कोशिश की गई, जस्टिस शहजाद मलिक साहब को नुकड़े लगा दिया गया। उसके बाद आलिया नीलम साहब आई और आलिया नीलम साहबा ने भी पहले शुरू में रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश की, लेकिन बाद में सारी चीजें सेटल डाउन हो गई। अब ये जो फैसले का मैं आपको मगज कह दूं ना, वो मगज ये है कि जिन 4 जजेस पर ऑलरेडी एतराज था पीटीआई को, वो काम करते रहेंगे। जो 8 जजेस हाजिर सर्विस जजेस लगाने का जस्टिस शहजाद मलिक का फैसला था उसको आप समझिए कि कलअदम करार दे दिया गया है और अब 4 रिटायर्ड जज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लगाएगा जो अपीलें सुनेगा। यानी कि जो पहले ही 4 जज मौजूद हैं उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तहफुजात हैं। बात को समझिएगा, ये जो फैसला है काजी फाइज ईसा साहब जाते जाते क्या ही करते जा रहे हैं और क्या ही करना चाहते हैं, ये आपके सामने है कि 4 जज जिनके ऊपर ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इतराज है वो 4 जज फैसले सुनेंगे करेंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल के, और जो 4 जज हैं वो अपना रिटायर्ड जजेस जो है ना वो लगेंगे। इससे बड़ी और बदकिस्मती पाकिस्तान की क्या हो सकती है कि शुरू से लेकर लगता यह है कि काजी फाइज ईसा साहब पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक फैसिलिटेशन करना चाहते हैं। यानी हसनात मलिक साहब और मतीउल्लाह जान साहब बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जाते जाते हसनात मलिक ने कहा कि 63 वाला मामला भी निपटाना चाहते हैं, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि हो सकता है ये ना हो कि काजी साहब 2/3 पे जाते दफा असेंबली के अंदर वोट भी डाल के जाए। यानी कि वो हर तरह से वो कहते हैं कि दाम दंड भेद जो कुछ हो मैं रहना चाहिए, मुझे एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इसी तरह से एक और मामला 63 वाला उन्होंने लगा रखा था और आज कमरा अदालत में जिस तरह से जो कुछ उनके साथ फिर हुआ वो मैं आपके सामने रख देता हूं।
कमरा अदालत के अंदर नाज़रीन किराम आज 4 कुर्सियां लगी हुई थी, 5 कुर्सियां थी, 4 के ऊपर जज बैठे हुए थे, 5वें पे जज साहब नहीं आए थे और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस बेंच में बैठना मुनासिब नहीं समझा और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक खत लिखा और उस खत के अंदर उन्होंने यह भी कहा कि अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए खत। लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने उनके साथ क्या किया वो तो मैं आगे आपके सामने रख देता हूं। लेकिन बैरिस्टर सैफ ने एक इंतहाई अहम नुक्ता कमरा अदालत नंबर 1 में उठाया जो मुझे लगता है काजी फायज ईसा साहब के गले की हड्डी बन जाएगी और मुझे नहीं लगता कि इनके फैसले सस्टेन होंगे आगे। वो जो उन्होंने नुक्ता उठाया वो ये था कि जब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके अंदर कहा गया है और फिर वो जो ऑर्डिनेंस आ गया उसके अंदर भी कहा गया जी 3 रुकनी कमेटी होगी, 3 रुकनी कमेटी बैठ के फैसला करेगी। तो 3 रुकनी कमेटी की जगह 2 जज बैठकर कैसे बेंच बना सकते हैं और फिर 9 बेंच बना डाले, आपने लार्जर बेंच बना डाले। यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बैठकर फिर बेंचेस का फैसला कैसे कर सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो बैठे नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी के अंदर 2 इसकी रिवायत ही नहीं मिलती है कि एक कमेटी का मेंबर गायब हो और उसकी जगह 2 कमेटी के मेंबर बैठे और बैठकर फैसला कर लें। जैसे 5 जज अगर केस का फैसला सुन रहे हैं, मिसाल है जैसे आज थे और एक मेंबर गायब था, तो ऐसा नहीं हो सका कि 4 जजों ने बैठकर कहा हो कि जनाब हम 63 का फैसला जो है ना वो कर देते हैं और 63 का मामला सुन लेते हैं। 5वें जज का या तो आपको उस जज को लेकर आना पड़ेगा या उसके मुतबादल में इंतजाम करना पड़ेगा। तो जब एक मेंबर गायब है, जब एक जज गायब है अपने एक बेंच से, तो उस बेंच वो पूरा का पूरा बेंच केस नहीं सुन सकता। तो जब एक मेंबर गायब है तो वो फिर आप केस कैसे सुन सकते हैं। और ये मामला नाज़रीन किराम काजी फायज ईसा साहब इस मामले पे आज कमरा अदालत के अंदर झूठे भी पड़े और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और ने ये बड़ा शानदार काम किया। उन्होंने क्या कहा, मैं जरा कार्रवाई आपको सामने जो है ना वो पूरी की पूरी रख देता हूं, आपको अंदाजा हो जाए कि क्या क्या बातें हुई। जनाब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत जब शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में नहीं आए और उनकी कुर्सी खाली रही। कुछ फिर काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिया, उन्होंने कहा जी कुछ देर पहले एक खत जस्टिस मुनीब अख्तर का मिला है, उसमें उन्होंने हमसे किसी को मुखातिब नहीं किया। उन्होंने कहा जी मैं बेंच में शामिल नहीं हो सकता हूं। उन्होंने यह भी कहा काजी फायज साहब ने कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा कि उनका खत नजरसानी केस में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। हम अभी उठ रहे हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर को दरखास्त कर रहे हैं कि वो बेंच में शामिल हो। जस्टिस काजी फायज ईसा ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए। काजी फायज ईसा ने यह भी कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज मुकदमात की समाअत की है, उनका आज की समाअत में शामिल ना होना उनकी मर्जी थी। कल दोबारा इस 63A नजरसानी केस की समाअत करेंगे, उम्मीद करते हैं कल वो शामिल होंगे क्योंकि उनका शामिल होना जरूरी है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा एक मौके पे काजी फायज ने कि ये मामला बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, लिहाजा हम कल इसके ऊपर नहीं होगे तो फिर नया बेंच बनाएंगे। यानी कि काजी फायज साहब कह रहे हैं कि बेंच नया बनाओ, फटाफट करो और कॉलेज टाइम मेरे को, मैं फटाफट समाअत करनी है। मतलब ये वो जिस तरह से एक हड़फली नहीं पड़ी होती बंदे को, इस तरह से हड़फली जो है ना वो इन्हें यहां पर पड़ी हुई नजर आती है। उन्होंने कहा जी अगर जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल नहीं होंगे तो फिर नया बेंच तश्कील दे दिया जाएगा। इसके ऊपर बैरिस्टर सैफ का मैंने आपको बता दिया कि बैरिस्टर सैफ ने क्या कहा। ये जरूर उन्होंने कहा ऐसे खत, काजी फायज ने कहा कि ऐसे खत का अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रवायत नहीं है। जस्टिस मुनीब का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। मैं इख्तलाफी राय को हमेशा हौसला अफजाई की है। 63A का मुकदमा बड़ा अहम है। जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है, अदालत में वो आए और वो इनकार करें। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा जनाब, आप ये भी सुन लीजिए थोड़ा कुछ अदालती खबरें, उसके बाद फिर हम मूव करते हैं दूसरी खबरों की तरफ। तो आज नाज़रीन किराम ये भी हुआ कि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्त जो है वो खारिज कर दी गई है। ये मामला जो है ना वो अब संगीन होता चला जा रहा है और इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत खारिज होने का मकसद ये है कि उन्हें ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जाए। ये इमरान खान को तोड़ना चाहते हैं, अकल के अंधे हैं ये लोग। ये नहीं, हैदर पंजोता ने कहा कि इमरान खान नहीं टूटेगा। मैंने सुना है कि केस के अंदर उन्हें जब बहुत ज्यादा हड़फली पड़ी हुई थी तो अंदर मिलने गए, इमरान खान को बताया कि जनाब ये इस तरह से हो रहा है और बहुत काम खराब हो रहा है और पता नहीं अब क्या सिचुएशन बनती है। एक बहुत ही जो है ना वो टफ केस था और उसके अंदर काफ़ी परेशानी थी कि अब क्या करें और क्या नहीं करें। तो इसके ऊपर इमरान खान ने हंसे और हंस के अपनी शर्ट ऊपर करके कहते हैं यार ये देखो जरा मेरे डोले शोले शेप में आ रहे हैं और मुझे डंबल मिल गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। यानी कि वो बंदा इतना काम बैठा है, यानी उसे कोई फिक्र ही नहीं है, आप उसे कैसे तोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ी हो रही है इमरान खान को जो तोड़ने की कोशिश हो रही है ना, क्योंकि ये इस मामले में जमानत बनती है, हाईकोर्ट में जाकर इस केस की जो है वो जमानत हो जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम के जरा दूसरी तरफ कि गंडापुर ने क्या फैसला किया और लोग किस तरह लग रहे हैं। देखिए नाज़रीन किराम, गंडापुर जिस तरह से लोगों को लेकर पहुंचे
और उन्होंने जैसे अपनी हिम्मत का मुजाहरा किया, इसके बाद अब पूरे मुल्क में एक रवायत कायम हो गई है और लोगों के अंदर जो है वो हौसला आता चला जा रहा है। मैं मिसाल देता हूं किस तरह से, मिसाल नाज़रीन किराम इस तरह से सुनिए कि कराची के अंदर का लोग जितने निकले, जैसे कराची के लोगों ने तोड़े हैं खौफ के बुत, और इस तरह से नजर आता है कि पूरे मुल्क में अंदर अभी ये लहर पर, मैं इसे बार बार कहता हूं कि मोमेंटम मिलने की देर होती है। गंडापुर ने वो मोमेंटम पाकिस्तानी अवाम को दे दिया है। गंडापुर की उस दिन की जो एक्टिविटी थी, आप 100 लोग उस पर एहतजाज करते रहे, मैंने तो पूरी उसके ऊपर वीडियो बनाई है और मैंने कहा कि इससे ज्यादा और क्या हो सकता था। तो वो बहुत अच्छा फैसला था और उससे ये देखे ना हौसला ये मिला है कि लोगों, और ये 9 मई के बाद होने वाली सबसे बड़ी एक्टिविटी है। उससे पहले इतनी बड़ी एक्टिविटी नहीं हुई है, तो 9 मई के बाद से ये होने वाली सबसे बड़ी एक्टिविटी है और जो है वो लोग निकल रहे हैं। तो गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि हम अगले हफ्ते फिर आ रहे हैं और अब जब लाहौर का एहतजाज होगा ऑब्वियसली गंडापुर फिर पहुंचेगा। अब लाहौर की क़यादत भी देखते हैं कि उसके ऊपर क्या करती है, कंटेनर लगाएंगे, सारा कुछ करेंगे। तो इससे ये तरीके इंसाफ की कामयाबी है। पूरा दिन सोशल मीडिया कवरेज करेगा, गवर्नमेंट तंग होगी, गवर्नमेंट जो है ना वो रेजिस्ट करेगी, तो गवर्नमेंट तंग होगी और ऊपर जो है ना वो ऑलरेडी मामला खराब इनका चल रहा है। वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि ऊपर क्या लोग सोच रहे हैं और इनकी गवर्नमेंट कैसे जो है ना वो अल्लाह हाफिज हो सकती है। इसके ऊपर जो है ना वो अगली वीडियो में बात करूंगा। लेकिन इमरान खान ने पैगाम दिया कि जनाब इनकलाब का वक्त आ गया, अब आपको बाहर निकलना होगा। और ऑब्वियसली बात यह है कि देखें ना ये कैसी गवर्नमेंट है। मिसाल देता हूं कि मैं वज़ीर आज़म साहब जो है ना वो गए हैं उधर, आपको पता है इन्होंने बात की है, जनरल असेंबली के अंदर खिताब भी किया है और मुक्के भी मारे हैं डाइस के ऊपर। लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं नटशेल देखें तो आपको अंदाजा होगा ये बात कर रहे हैं कि ये आज़ाद कश्मीर पे हमला करेंगे, हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके ऊपर जो उनका वज़ीर खारजा आके कहता है, और वो क्या आप भारतीय वज़ीर खारजा की तकरीर सुने और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुने, आपको ज़मीन आसमान का फर्क नजर आएगा। वो बंदा इतना कॉन्फिडेंट है, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वही पुरानी इनका वो तरीकाकार वो नहीं चलता यार। इंटरनेशनल लेवल पे आप कॉन्फिडेंस और एक अच्छे अंदाज से आपकी बॉडी लैंग्वेज नोट होती है। तो उनका जो वज़ीर खारजा उसने बड़ी शानदार बॉडी लैंग्वेज से और जो मैसेज दिया है वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए परेशान कुन चीज़ है। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि हम मकबूजा कश्मीर की बात करते थे, अब हमारी बात आज़ाद कश्मीर पे हो रही है। तो उनका वज़ीर खारजा ये कह रहा है कि जो है ना वो इंडियन ज़मीन पर आप इल्लीगली ऑक्यूपाई आपने की हुई है। मैं हैरान हूं कि पहली दफा आजाद कश्मीर का मामला ये आ गया, ये हमारी हालत इस हद तक आ गई है। आपको याद होगा कि इमरान खान ने जब तकरीर की थी ना तो वो पूरी दुनिया में कितनी वायरल हुई। बल्कि रिसेंटली लेबनान टाइम्स ने एक वीडियो लगाई है जिसके अंदर इमरान खान की तकरीर का उस हिस्सा को लगाया गया है, तो वो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो तकरीर वायरल रही। और ये देखें ना, अब इस तरह की बात अब थोड़ा अपनी, वो कहते हैं जी पेट से कपड़ा उठाएं तो खुद नंगे होते हैं, क्या करें। लेकिन इस गवर्नमेंट की क्या ही वो इन्होंने कर रहे हैं और किस हद तक इन्होंने गिरा दिया है। उधर राजनाथ सिंह जो उनके वजीर दाखिला हैं, मेरे ख्याल से वजीर दिफा हैं इन दिनों, तो राजनाथ सिंह ने पता क्या कहा है, उन्होंने कहा जी जितने पैसे आप IMF से मांगे तरले कर रहे हैं, हमारे से अच्छे ताल्लुकात रखे होते, इससे ज्यादा पैसे तो हम आपको दे देते। इससे ज्यादा शर्मिंदगी और क्या होगी पाकिस्तान के लिए, मतलब इससे ज्यादा और क्या ही शर्मिंदगी होगी। मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा पाकिस्तान को थोड़ा सोचना होगा और ऊपर के हलकों को भी सोचना होगा, और हमारे इस तरह के पपेट वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं इंटरनेशनल जाके वो भी आपको जो है वो देखना होगा। ठीक है, तो ये नाज़रीन किराम अब तक चीज़ें हैं इस तरह से जो है ना वो मामलात इनके हाथों से निकल रहे हैं, गवर्नमेंट के हाथों से, और चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और भी मुख्तलिफ केसेस आ रहे हैं। अच्छा, जाहिद गशकोरी साहब ने एक रिपोर्ट दी है, वो भी मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करता हूँ, और सेनेटर मुश्ताक के साथ ये जिक्र है। अच्छा, एक बात आखिरी में सेनेटर मुश्ताक वाली बात करके इस वीडियो को खत्म करता हूँ, फिर बाकी बातें जो है ना वो अगली वीडियो में करेंगे। सेनेटर मुश्ताक साहब के साथ उन्होंने क्या किया आप खुद देखिए कि उधर ये जब नेतन्याहू आया तो वॉकआउट कर गए, इधर इसराइल के हक में बात होती है, इसराइल के खिलाफ बात होती है, फ़लस्तीन के हक में बात होती है, तो यहाँ पर ये डंडे मारते हैं। सेनेटर मुश्ताक को पकड़ लिया। यार आप क्या कर रहे हैं, मुझे मतलब लोग क्या ही आपके बारे में फिर लिख रहे हैं और क्या ही इंटरनेशनल आपका मैसेज जा रहा है। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।